गज को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव भसीन साहब। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं आपको। आज तो मां कुष्मांडा का दिन है। आज बाजार पर आपका क्या व्यू है सर, क्योंकि थोड़ी सी ना ग्लोबल टेंशन हल्की सी बढ़ती हुई दिख रही है। जरा उसकी कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि भारतीय बाजारों की चाल कैसी होगी और अपने शेयर बताइए कहां पर आपकी नजर है। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको और आपके व्यूअर्स को और सबको फिर नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो देखिए, एक तरफ तो ग्लोबल टेंशन रहेगी और उसके ऊपर ना मेरा ना आपका ना किसी का विश्व में हाथ है या कोई कंट्रोल है। लेकिन एक बात पॉजिटिव है कि फॉरेन सेलिंग हैज एक्चुअली एग्जॉस्टेड और मे बी कम टू अ हॉल्ट, और एज अ डेस्टिनेशन इंडिया बिकम्स वेरी गुड रेसिपिएंट ऑफ फ्लोज। और मुझे लगता है यहाँ से शेयर बाजार ऊपर ही जाएगा। मैं आपको यहाँ दावे से कहता हूँ अगले हफ्ते अगले बुधवार को शायद 20,000 के दर्शन जरूर हो जाएंगे, और उससे भी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस। कहाँ देखिए, पीएसयू, कोल इंडिया न्यू हाई, कुद्रेमुख आयरन और एनएमडीसी। तो मार्केट एक डिसर्निंग है, सिर्फ इंडेक्स पे नजर ना डालिए। और वहां पे भी एचडीएफसी बैंक के नंबर मेरे को तो बहुत शानदार लगे। लॉन्ग टर्म पिक पोजिशनल पे मेरा एचडीएफसी बैंक टॉप पिक है। मैंने पहले भी कहा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक इस भाव पे बहुत अट्रैक्टिव है। रिलायंस ने कल स्टार्ट कर दिया, आज एचडीएफसी बैंक में आज या कल में मूवमेंट जरूर आएगा। 1750 का टारगेट है, 1480-85 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये क्वालिटी पोजिशनल पे है। मैंने कल प्रियंका को इंट्राडे में एल&टी फाइनेंस दिया था, 2-3 दिन पहले 5050 में बजाज ऑटो दिया था, 5200 का टारगेट वो हो गया। जीएनएफसी चंबल हो गया और एसबीआई लाइफ, ये चारों मेरे पोजिशनल प्ले इंट्राडे थे जो हो चुके हैं। आज मेरा टॉप पिक होएगा दीपक नाइट्राइट। देखिए, फिनॉल और एसीटोन प्राइसेस हैव करेक्टेड फ्रॉम 25 रुपीज अ केजी टू 15, और मुझे लगता है ये जियोपॉलिटिकल टेंशन से फिर में इनमें स्पॉट आना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट इज अ मोनोपोली प्ले ऑन दैट एंड एसआरएफ आर टू ऑफ माय बिग पिक्स। एसआरएफ पोजिशनल प्ले है 2750 का, दीपक नाइट्राइट अगले हफ्ते तक मुझे 2250 का टारगेट है, और आप 2170 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मुझे यहाँ पे एसआरएफ जैसे मैंने आपको कहा, उसके अलावा मुझे एसबीआई कार्ड पे रीइटरेट करता हूँ। एसबीआई कार्ड हैज जस्ट गिवन अ ब्रेकआउट अबव 808। अगर ये एक दिन और सस्टेन हो गया तो 850 आपको नेक्स्ट वीक तक एसबीआई कार्ड पे दिख सकते हैं। मॉर्निंग संजीव जी, बिल्कुल ये बेहतरीन पिक्स हम व्यूअर्स को एक बार फिर से याद दिला दें कि ये जो आपने सारी पिक्स दी थी उसमें चंबल में भी अब एक चंबल हुआ, जीएनएफसी हुआ, बजाज ऑटो में पार्शियल प्रॉफिट बुक की सलाह, एसबीआई का। आज आपने दीपक नाइट्रेट ऐड किया और कल भी आपकी कन्विक्शन थी दीपक नाइट्रेट पे। टॉप पिक्स में एचडीएफसी बैंक। लेकिन संजीव जी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि जिस तरह से पीएसयू स्पेस के कुछ स्टॉक्स जिनमें इतने बड़े वॉल्यूम है, इतनी तेजी से इसमें मूवमेंट दिख रही है, चाहे वो एमएमटीसी जैसे काउंटर हो, एसटीसी, आईटीआई, और इनमें केआईओसीएल जैसे काउंटर्स हो 40% से 2 दिन में भाग गए। फ्री फ्लोट इनका कम है, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनियां नहीं है। इनमें ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर एक बार के लिए तो कॉशियस होना चाहिए ना, लेकिन जिस तरह की मूव्स दिख रही है वो फंस भी उसी तरह से सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्पेस को, और क्या इस वक्त एडवाइस रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स को? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत ही बड़ा इंडियन पेट्रियट हूँ, आपकी तरह या सबकी तरह, और डिप्टी की तरह खासकर। तो मैं तो पीएसयूज को आई लव देम फ्रॉम द मेनी इयर्स। आपको मैं बताऊं, मैंने 7-8 साल फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर को रखा। 35, 40, 50 कुछ भी नहीं करता था ये शेयर। इनफैक्ट जो भाव लेता था नीचे आ जाता था। आज आपको अचंबा आएगा, 750 का भाव हो गया है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर। अब कुछ शेयरों के भाव ऑब्वियसली बहुत अपने प्राइम से बढ़ गए हैं, बट दैट टेल्स यू कि ओनरशिप नहीं है। म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस इज बीन एब्सिमल बिकॉज यू आपके पास थे ही नहीं पीएसयू, यू हेटेड देम। चाहे बैंक थे, चाहे डिफेंस थे, चाहे रेलवे थे, चाहे सो पीएसयूज आर जस्ट कमिंग ऑफ एज। यस, आपकी बात सही है कि उनकी वैल्यूएशन में, क्योंकि आपको रन अप अच्छा लगता है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एब्सिमल थी एट दोज लेवल्स इन द लास्ट 7-8 ईयर्स। दिस इज जस्ट द अनडूइंग। आज देखिए कुद्रेमुख आयरन और कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, उनके फ्लोटिंग स्टॉक्स भी कम है, इस कारण से मार्केट की थोड़ी डिसर्निंग हो सकती है, बट आई स्टिल थिंक अनलॉकिंग ऑफ पीएसयू वैल्यूएशन इज ऑन द कार्ड्स बिकॉज ऑफ अंडर ओनरशिप। और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस डिकेड हैज बिलोंग टू पीएसयूज। और जिस तरह की सरकार की नीति हुई है
कि they have been letting them run more autonomously. That will be even more positive for them. आदित्य कौन? ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हाई करने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। फिर से मुलाकात होगी सर आपसे जल्दी। मेरे साथ पार्थिव शाह भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे जरा करते हैं बातचीत, क्योंकि बजाज फाइनेंस के नंबर आ चुके हैं। पार्थिव बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। कल हम कह रहे थे इसके जो नंबर्स आएंगे ना, दो फ्रंट पे चेक होंगे। पहला तो ये अपने सेगमेंट की बड़ी कंपनीज है तो इनका सेगमेंट कैसा चल रहा है, और दूसरा टिपिकली कंजम्पशन कैसा चल रहा है, क्योंकि ये छोटी टिकट साइज के लोन बांटते हैं। तो आपने इसके रिजल्ट्स को देखा होगा पार्थिव, आपका एनालिसिस क्या कहता है? हमारे हिसाब से नंबर इन लाइन है, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, जितना उम्मीद थे वैसे ही नंबर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। सी बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसने शानदार नतीजे, मुझे ऐसा लग रहा है, उसके जो बड़े बेस है उससे दिया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयूएम की वृद्धि है वो बहुत ही शानदार है। दे हैव टच्ड ऑलमोस्ट 2,90,000 करोड़ ऑफ ईयूएम। नॉट ओनली दैट, अगर आरओई की क्वालिटी देखें तो आप इंडस्ट्री में अगर एनालिसिस करें इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसीज, नॉट ओनली एनबीएफसीज लेकिन इवन बैंक्स की भी अगर आप तुलना करें तो बहुत ही कम कंपनी है। रादर बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द रेयर कंपनीज जो रिटर्न ऑन एसेट्स करीबन 4.6% के आसपास करती है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उनका 24% है। और ये चीज पॉसिबल है जब आपका बेस छोटा हो, लेकिन बड़े बेस पे इस तरह का नतीजा देना आई थिंक बहुत ही शानदार है। और नॉट ओनली दैट, उनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो भी काफी इनलाइन रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने देखा है कि काफी यील्ड्स बढ़े हैं। तो आगे जाते अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होते थैंक्स टू द फैक्ट कि इन्फ्लेशन अभी टेम हो रहा है, तो उससे मुझे लग रहा है कि स्प्रेड सुधरेंगे। नो डाउट एक कंसर्न हमेशा रहता है बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी में कि ये स्टॉक हमेशा प्राइस टू परफेक्शन रहता है। सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो इन्वेस्टर्स के लिए रहता है इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस के नंबर्स और आगे जाते कॉन कॉल्स की कॉमेंट्री देखे तो उसमें एक चीज तो है कि जो कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। उनका जो हाउसिंग लोन का सेगमेंट है वहां पे भी काफी रोबस्ट ग्रोथ है, एसएमई लेंडिंग में भी काफी अच्छी वृद्धि है। और मार्केट को हमेशा ये चिंता रहती है कि कंज्यूमर फाइनेंस जैसे बिजनेस में अगर अंडर राइटिंग वीक रहता है तो वहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस ने पास्ट में अगर हम देखने जाए तो कोई भी क्राइसिस हो, जैसे कि डीमॉन हो, आईएलएफएस क्राइसिस हो, उनकी जो लोन बुक है और उनकी जो एसेट क्वालिटी शानदार रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्वेस्टर्स खरीदी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है टू द ट्यून ऑफ 5 to 10% तो बजाज फाइनेंस डेफिनेटली कंटेनर बन जाता है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके ठीक है, आपकी सारी बात सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि बजाज फाइनेंस जिस जगह पर खड़ा है यहाँ से भी ठीक है, खरीदा जा सकता है। आप नंबर्स को ओके कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं, आप कंजम्पशन वाले पॉइंट्स को भी यहाँ पे ओके कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो 3-4 फैक्टर्स मेरे को पता करने थे नंबर के साथ में, ऑलरेडी पार्थिव आपने सभी चीज़ों को टच करने के बाद ये बता दिया कि शेयर ठीक है, भाव से और भावनाओं से दोनों से ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाटा एलेक्सी पे आते हैं, इसके भी नंबर आ चुके हैं। नंबर मेरे हिसाब से थोड़े स्ट्रांग है, मार्जिन्स वगैरह भी इंप्रूव होकर आए हैं, पैट भी इसका बढ़ा है करीब 5%। एक बार संतोष सर आप चेक करेंगे टाटा एलेक्सी, ये ऐसा शेयर है कि नंबर पे रिएक्ट अच्छा करेगा? भी अच्छा हो रहा है, स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर पर, और कल रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। तो चार्ट के हिसाब से तो बुलिश मोमेंटम रहना चाहिए। नीचे जो सपोर्ट है इसका 7350 का, तो वो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है तो पोटेंशियल टारगेट जो आ रहे हैं 7750 7800 रुपीज तक के आ रहे हैं।